हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना 10th क्लास का चैप्टर 9 आनुवांशिकता और जैव विकास को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने विज्ञान के चैप्टर 9 को। हम जैसा पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं 8th चैप्टर में कि जो जीव है वह लैंगिक और अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन करता है। अलैंगिक विधि के द्वारा प्रजनन करने पर विभिन्नताएं कम मात्रा में उत्पन्न होती है, लेकिन लैंगिक प्रजनन के द्वारा प्रजनन करने से जीव के अंदर विभिन्नताएं जो है अधिक मात्रा में और सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा सफल विविधताएं किस प्रकार से जीव के अंदर सृजित होती है, किस तरह से वे एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में जाती है, इस चैप्टर में वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताओं का किस तरह से संचयन होता है। पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में एक सामान्य बुनियादी शरीर डिजाइन और सूक्ष्म परिवर्तन दोनों की मिलते हैं। दूसरी पीढ़ी से परिवर्तन होंगे और पहली पीढ़ी में नर्व निर्मित परिवर्तन होंगे जो उसको विरासत में मिलते हैं। तो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जाएंगे। ठीक है, कैसे? जैसे एक जीवाणु है, जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं। बैक्टीरिया विभाजित हो जाएगा, विभाजित होने पर क्या होंगे, जो बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे वो पहले के समान होंगे, किंतु क्योंकि उन्होंने अलैंगिक विधि से जनन किया है तो उनके डीएनए की प्रतिलिपि में छोटे छोटे परिवर्तन आ जाएंगे। ये छोटे छोटे परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहेंगे और क्योंकि लैंगिक प्रजनन हुआ है तो धीरे धीरे विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती जाएंगी और धीरे धीरे जो जीव में है वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अलैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताओं का संचयन होता रहता है। अब यह जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षण और विशेषताएं वंशानुगत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, इन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। और जो ये लक्षण है जो हमें अपने माता पिता से संतान में मिलते हैं, इन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे आंखों का रंग और बालों का रंग, ये सब क्या है, आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आनुवांशिकता पे सबसे पहले काम जॉर्ज मेंडल ने किया था। जॉर्ज मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया, इसके चार प्रमुख कारण थे। पहला, क्योंकि मटर का जो पौधा है उसमें 7 वैकल्पिक लक्षण थे। दूसरा, इसका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। तीसरा, इसमें जनरली इस पौधे में स्वपरागण होता है, लेकिन जॉर्ज मेंडल ने पर परागण विधि के द्वारा इसमें बीजों को उत्पन्न किया और यहाँ पे एक पीढ़ी में उन्हें बहुत से बीज मिले जो उनकी स्टडी में उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। अब हम ये 7 लक्षण देख लेते हैं जो मटर के पौधे में थे। पहला, बीज का आकार। बीज के आकार दो तरह के थे, गोल और झुर्रीदार। का रंग पीला और हरा। फूल का रंग बैंगनी और सफेद। फली का आकार, फली थी हमारी फूली हुई भी और सिकुड़ी हुई भी। अगला था हमारा फली का आकार, वह हरा भी था और पीला भी। पुष्प की स्थिति भी दो तरह की थी, अक्षीय और अनत्य। और तने की ऊंचाई थी लंबी और साथ में बोनी भी, यानी पौधा लंबा भी था और बोना भी। इन्हीं 7 वैकल्पिक लक्षणों की वजह से उन्होंने पौधे को चुना। अब उन्होंने अलग अलग क्रॉस की। पहली क्रॉस उन्होंने की एकल संकरण। इन्होंने क्या किया कि मटर के जो विपरीत लक्षण थे उनके एक जोड़े के बीच में क्रॉस कराई और इसे उन्होंने कहा एकल संकरण, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यह किस तरह से उन्होंने की, इसको समझते हैं। उन्होंने एक लंबा पौधा लिया शुद्ध रूप में, एक बौना पौधा लिया शुद्ध रूप में। फिर यहाँ पे हुआ अदृश्यसूत्री विभाजन, तो हमारे गैमेट युग्मक अलग हो गए। अब इन युग्मकों के बीच में जब हमने संकरण या निषेचन कराया तो हमें सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब हमने उनका
फिनोटाइप देखा तो सभी पौधे कैसे थे, सभी के सभी पौधे लंबे थे। अब हमने F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से क्रॉस करा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने क्रॉस कराया। यहाँ पे हमें युग्मक प्राप्त हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से प्राप्त हुए कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच में हमने क्रॉस करा दी। जब क्रॉस कराई तो यहाँ पे लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा और एक बूना पौधा प्राप्त हुआ। इसको हम एक तरीके से लिख लेते हैं। अवलोकन हमने किया कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। तो देखिए कि F1 पीढ़ी में क्या थे, सभी पौधे हमें कैसे मिले थे, लंबे। और जो हमारी F2 पीढ़ी थी वहां 3/4 यानी 4 में से 3 जो थे वो लंबे थे और एक पौधा कैसा था, बोना। F2 पीढ़ी का जो फिनोटाइप था वो 3:1, क्योंकि 3 लंबे पौधे थे और एक बोना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3, 1, 2 और 3 पौधे कैसे थे, लंबे, और एक पौधा था बोना। तो रेशो आया 3:1। और इसका जो जीनोटाइप था 1:2:1। एक पौधा कैपिटल टी वाला था, दो पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले थे और एक पौधा था स्मॉल टी वाला। तो परिणाम ज्ञात हुआ कि कैपिटल टी या कैपिटल टी और स्मॉल टी हो तो पौधा लंबा होगा, लेकिन दोनों ही अगर स्मॉल टी होंगे तो पौधा बोना होगा। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है और जो स्मॉल टी है वो अप्रभावी लक्षण है। अब उन्होंने दूसरी क्रॉस की द्विसंकरण यानी डाई हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे हमने लिए दो वैकल्पिक लक्षण, एक लिया पीला और दूसरा गोल। तो पीला और गोल बीज, हरा और झुर्रीदार बीज, इसको हमने लिया और इसके युग्मक बन गए y और r, यहाँ स्मॉल y और r। इसमें जब क्रॉस कराया तो सभी के सभी बीज पीले और गोल प्राप्त हुए F1 पीढ़ी में। अब हमने इनका स्वयं परागण कराया तो हमें 4 प्रकार के बीज मिले, कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये जब हमें पौधे प्राप्त हुए और इनको इसको हमने इससे क्रॉस कराया, वाई वाई दोनों कैपिटल वाई, आर आर दोनों कैपिटल आर। जब हमने इसकी क्रॉस पहले इससे कराई, फिर इसकी क्रॉस इससे कराई, फिर इसकी क्रॉस हमने तीसरे से कराई और फिर इसकी क्रॉस हमने कराई चौथे से। तो इस तरह से हमें अलग अलग जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त हुए, किसमें, द्विसंकरण क्रॉस में या डाईहाइब्रिड क्रॉस में, और इसके रेशो को हमने प्राप्त किया। अब हमें अलग अलग आनुवंशिकता के नियम को भी जानना होगा। मेंडल ने क्या किया, विभिन्न लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया, और संकरण कराया तो उन्होंने क्या पाया कि जो एक प्रभावी लक्षण है वह अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है, यानी कैपिटल टी ने अपने अपने आप को अभिव्यक्त कर लिया, लेकिन जो अप्रभावी यानी स्मॉल टी था उसने अपने आप को छुपा लिया। तो यानी कि जो प्रभावी था उसने अपने आप को प्रेजेंट किया। तो इसी को हम प्रभाविता कहते हैं और इस नियम को कहा जाता है मेंडल का प्रभाविता का नियम। यानी जो लक्षण अपने आप को दिखा रहा है वो कौन सा है, प्रभावी, और इसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण। पृथक्करण यानी कि अलग अलग हो जाना। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जब युग्मक बनते हैं तो हमने देखा था कि वहां पे युग्मक की जोड़ी, एक जोड़ी दूसरे से क्या हो जाती है, अलग, ताकि युग्मक बनते समय एक ही वैकल्पिक उसमें मौजूद रहे। जैसे कैपिटल टी का टी अलग और दूसरा टी अलग, तो पृथक हो जाते हैं, इसे ही हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा नियम जानते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये एप्लीकेबल होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जहां पे हम दो जोड़े लेते हैं, प्रत्येक जो जोड़ा है वो दूसरे जोड़े से पूर्णतः से स्वतंत्र है। यानी हम कहें कि युग्मक बनने के समय जो एक जोड़ी लक्षण है वह स्वतंत्र है दूसरी जोड़ी लक्षण के। यानी ये नहीं है कि एक जोड़ी लक्षण की वजह से दूसरी जोड़ी जो लक्षण है वो किसी तरह के प्रभाव में आ जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता पूर्वक वो कहीं भी जा सकते हैं युग्मक बनने के दौरान। अब हम देखते हैं कि हमें
जैसे हम किसी की आंखों का कलर काला होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो कोशिका है हमारे अंदर, हम सभी कोशिका से बने हैं। कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए सेलुलर डीएनए एक सूचना उसको देता है। अब जो ये डीएनए है, इसमें जो प्रोटीन की जानकारी है, उसको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। जैसा जीन होगा वैसे ही प्रोटीन होगी और वैसे ही हमारे लक्षण होंगे। कैसे? यानी अगर हम समझते हैं लंबा, कोई पौधा लंबा है तो इसमें क्या होगा? उसके लिए एक हार्मोन होना चाहिए जो उसको विकास देगा, गति देगा। पौधे की ऊंचाई के इस हार्मोन के बनने की मात्रा निर्भर करती है किस पे? उस जीन पर। जितना ज्यादा वो जीन बनेगा उतना वो हार्मोन बनेगा और उतना ही लंबा वो पौधा होगा। ठीक है? तो जैसा जीन होगा वैसी प्रोटीन बनेगी और वैसा ही लक्षण आएगा। अगर जीन सही है तो प्रोटीन सही बनेगी, पौधे की लंबाई भी ज्यादा होगी। अगर जीन सही नहीं है तो प्रोटीन सही नहीं बनेगी और पौधा जो है बौना रह जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो अंदर है लक्षण अभिव्यक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं लिंग निर्धारण की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारी हम कह सकते हैं एक क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नर के लिए हम यहाँ पे एक्स और वाई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और मादा को एक्स एक्स से। अब युग्मक बनते समय दोनों अलग हो जाएंगे, एक्स अलग हो गया, वाई अलग। यहाँ पे एक्स अलग और एक्स अलग। अब इनके हमने निषेचन कराया, इनकी क्रॉस कराई, तो हम संतति में देखते हैं कि मादा भ्रूण जो है दो बने हैं और दो ही नर भ्रूण। यानी मादा बनने के चांसेस 50% है और नर बनने के चांसेस 50% है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से लिंग निर्धारण को चित्र के द्वारा दर्शा देंगे। आप इस चित्र से यह भी देखेंगे कि मादा या नर, यानी लड़की या लड़का पैदा होने के लिए पिता ही जिम्मेवार है। क्योंकि अगर उसकी तरफ से एक्स आता है तो लड़की उत्पन्न होती है और उसकी तरफ से अगर वाई आता है तो क्या उत्पन्न होता है? लड़का। माता का इसमें किसी प्रकार से कोई भी रोल नहीं होता है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से उसको पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।